हेलो स्टूडेंट, मैं दयाशंकर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और अगर कोई मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हैं ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और एक दिन मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक आपको लेनी है और कौन सी अच्छी है, मार्केट के अंदर कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और कोई भी आपके डाउट हो तो आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं। डाउट मैं हो सकता है सेशन में ही ले लूं, और अगर डाउट ज़्यादा होंगे तो मैं एक स्पेशल से लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सर्किट थ्योरी का लेक्चर, क्लास 7th। और आज हम पढ़ेंगे केवीएल केसीएल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। हमारा बेसिक जितना पार्ट था बच्चों वो कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने सिलेबस बताया था उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं अपने। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर्किट लॉ और उसके बाद में जो भी है नेटवर्क थ्योरम्स। तो कहने का मतलब अब हमारा जो सेकंड टॉपिक आज स्टार्ट होगा वो सर्किट लॉ और नेटवर्क थ्योरम होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लाइट आ गया बच्चों, स्कैन ढंग से हुआ नहीं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही उठाए हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, उम्मीद है आपको पूरा याद होगा वो वाला चार्ट। तो क्वेश्चन ये है कि आपको बोला है फाइंड आउट आरएमएस वैल्यू ऑफ गिवन वेव फॉर्म। तो पहले तो इस वेव फॉर्म को पहचानो बच्चों। ये एक स्क्वायर वेव फॉर्म है। स्क्वायर कैसे पता चला? ऊपर भी 1 वोल्ट है, नीचे -1 वोल्ट है, स्क्वायर वेव फॉर्म है। तो स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए Vrms बराबर क्या होता है? Vm। और Vm मैंने बताया था बच्चों मैक्सिमम वोल्टेज होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। क्या आ जाएगा बच्चों? 1 वोल्ट। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अब देखो थोड़ा सा मैं कुछ अलग क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो पूरी उम्मीद है जो मैंने चार्ट बनवाया था क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग ही आएगा, लेकिन कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। ये पहले कभी किसी एग्जाम में आए नहीं है और ना ही मैंने कभी देखा है। आईएएस वगैरह में कभी कभार आया है। आपको क्या एक वेव फॉर्म दे रखी है। देखो पहले वेव फॉर्म को गौर से देखो। इसके जो यहाँ पे अगर आप चीज देख रहे थे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, तो ऊपर +1 था, नीचे -1 था, फिर आपका ऊपर +1। इसका मतलब ये एक स्क्वायर यूनिफॉर्म वेवफॉर्म थी। लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सिमम कितना है बच्चों? मैक्सिमम है 4 वोल्ट। ठीक है। कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए। ये टाइम दे रखा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ओके। फिर उसके बाद देखो 0 हो गया बच्चों। क्या हो गया? 0। फिर आपका -2 वोल्ट हो गया। तो कहने का मतलब एक भी यूनिफॉर्म वेवफॉर्म नहीं है ये। तो इसके लिए हमें कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा? फिर देखो प्लस का 3 वोल्ट हो गया, फिर वापस 0 हो गया, और फिर हमारा ये 5 सेकंड तक है। इसका मतलब आपको 5 सेकंड तक आरएमएस वोल्टेज निकालनी है और एवरेज वोल्टेज निकालनी है। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, जरा उसको समझे बच्चों। ठीक है। तो देखो जरा इधर, सबसे पहले आप इस एरिया को लो, A1 को। ये एरिया A1 है। इसमें वोल्टेज का स्क्वायर देखो। स्क्वायर देखो, जब भी आरएमएस निकालना है तो रूट तो लेना ही है हमें। ठीक है, रूट तो लेना ही है। अब ऊपर की कहानी समझ लो कैसे वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले मैंने A1 को लिया। A1 के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज कितना है सर? 4। तो 4 का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में है बच्चों गुणा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना सेकंड था? 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है और 1 सेकंड है। तो इनका डिफरेंस ले लो। 1 - 0 कितना आएगा? 1 - 0 यहाँ रख दो, ऊपर कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है। ठीक है। फिर दोबारा अब A2 की बात करें बच्चों, तो A2 तो वोल्टेज तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर। टाइम कितना है बच्चों? 2 1। तो कहने का मतलब 2 - 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखें बच्चों नीचे वाले को, A3 को, तो वोल्टेज कितना है? -2 है। इसका मतलब -2 का स्क्वायर। और कितने टाइम के लिए बच्चों? 3 - 2। 3 - 2। तो आप लिख दोगे 3 - 2। उसके बाद में आगे देखो नेक्स्ट A4 एरिया की बात करें तो बच्चों कितना वोल्ट है? ये मैक्सिमम आपको दिखाया हुआ है, ये 3 वोल्ट है। तो 3 का स्क्वायर कर दो।
फिर कर दो 4 - 3 कोई दिक्कत नहीं है। आगे A5 है, A5 वैसे ही 0 है बच्चों, वोल्टेज 0। ठीक है, समझ आ गया होगा। कहने का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई में उसका टाइम का मतलब एक्स एक्सिस का डिफरेंस ले लो टाइम का, और अपॉन में कितने साइकिल तक, कितने टाइम तक। तो बच्चों ये साइकिल हम 1 सेकंड तक नहीं ले सकते, 2 तक नहीं ले सकते, यहाँ पे हम इतना ले सकते हैं क्योंकि साइकिल रिपीट होता है, उसके बाद यहाँ रिपीट नहीं होता, इसलिए हमें पूरा ही चलना पड़ेगा 5 सेकंड तक। तो अपॉन में लिख देंगे 5 सेकंड। अब जो इसको आप सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा 2.40। ओके, उम्मीद है समझ आया होगा। ये तो था आरएमएस वैल्यू। अब देखो बच्चों स्टैंडर्ड वेव फॉर्म के तो मैंने एवरेज निकालने के आपको फॉर्मूले भी बता दिए थे। ठीक है, मैंने चार्ट बना दिया था। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, आप एवरेज इस तरीके से भी उनका निकाल सकते हो, लेकिन ये तरीका मैं वही यूज में ले रहा हूं बच्चों जहां पे हमें कोई ट्रिक ना पता हो, कोई डायरेक्ट रिजल्ट ना पता हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप एरिया अपॉन टाइम करोगे तो अगर कोई क्वेश्चन 2 सेकंड में हो रहा है तो वो 10 सेकंड में होगा। अगर फॉर्मूला याद है तो चंद सेकंड का टाइम लगेगा, वरना आप एरिया निकालोगे। अब देखो बच्चों, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन टाइम। तो टाइम तो बच्चों आपको पता ही है कितने सेकंड तक है, 5 सेकंड तक। सर एवरेज 5 सेकंड तक, हाँ बच्चों, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेव फॉर्म है ये। ठीक है, तो टाइम तो हो गया 5 सेकंड तक चलेगा हमारा ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर A1 का एरिया निकालो, ये एक स्क्वायर है कि नहीं है? सर ये स्क्वायर है। तो आप ये बताओ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 1, और ये कितना है बच्चों 4 वोल्ट। तो आप क्या करोगे 4 × 1 एरिया निकाल लो। कोई भी रेक्टेंगल मान लो, रेक्टेंगल होगा तो भी क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ होगी। A2 का एरिया बच्चों कुछ आएगा नहीं, क्या कोई एरिया आएगा? क्या नहीं आएगा सर, 0 आएगा। ठीक है, फिर A3 का एरिया क्या आएगा सर, माइनस का तो 2 आएगा, और 3 - 2 मतलब 1, तो कहने का मतलब -2 × 1। फिर A4 का निकाल लो बच्चों, 3 × 1 प्लस 0 A5 का, तो आपका आंसर आएगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आया होगा, नहीं आया तो बच्चों दोबारा देखें इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है एरिया वगैरह ये सब निकालना है। ठीक है, आपको IRMS निकालना है और I एवरेज निकालना है। तो इसका एक ही तरीका है, IRMS निकालना है। पहले तो आप एरिया ले लो। पहले अगर मैं A1 की बात करूं बच्चों, तो A1 में मैक्सिमम कितना करंट है सर, 10 है, 10 का स्क्वायर। फिर बच्चों ये डिफरेंस कितना आ गया टाइम का, 3 - 0, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। अब बच्चों ये वाला एरिया मैंने 0 ले लिया है, मैंने दिखाया नहीं है ये वाला, क्योंकि 0 होगा, करंट 0 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ A2 की। तो A2 की कहानी यहाँ रखी हुई है, देखो ये रही। करंट कितना है मैक्सिमम सर, 4 एम्पियर करंट है, 4 एम्पियर, तो आप रख दोगे 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। फिर बच्चों कितना टाइम लगा, 9 - 6, तो 9 - 6। फिर देखो A3 में कितना है बच्चों, 12 एम्पियर। इसका मतलब 12 एम्पियर है तो 12 का स्क्वायर किया, 11 - 10, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका आंसर कितना आ गया, 6.6 वोल्ट आ गया। टाइम नीचे कितना लोगे, पूरा टाइम लोगे। आई एवरेज निकालना है, वही बच्चों एवरेज निकालने का एक ही तरीका, आपको क्या करना है, एरिया निकालो। A1 का क्या होगा बच्चों, 3 × 10, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या होगा 3 × 10 आ गया। A2 की बात करें बच्चों, कितना है 4, और ये डिफरेंस कितना हो गया 3, तो 4 × 3 कितना हो गया 12। फिर ये कितना है बच्चों 12, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 11 - 10, तो कहने का मतलब 12 × 1 हो गया, और अपॉन में टाइम कितना है बच्चों 11 सेकेंड, तो 4.9 वोल्ट विल बी आंसर। ओके, कोई उम्मीद है समझ आया होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड आउट RMS वैल्यू ट्राइंगुलर वेवफॉर्म अल्टरनेटिंग क्वांटिटी
हैविंग पीक वैल्यू 3 एम्पियर। कुछ नहीं है बच्चों, ट्राइंगुलर वेवफॉर्म है सर, ना तो हाफ लिखा है ना फुल लिखा है। जब तक लिखे नहीं बच्चों आपको फुल ही लेना है, ठीक है। और अगर फुल से आंसर नहीं आ रहा है तब आप हाफ से निकालोगे। तो फुल वेवफॉर्म के लिए IRMS, ट्राइंगुलर वेवफॉर्म के लिए IRMS होता है Im/√3। इसका मतलब 3/√3, तो कितना आ जाएगा, √3 एम्पियर। ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 1992 का ये क्वेश्चन है। वेव फॉर्म दे दी, ट्राइंगुलर है। आपको बोला है कि हैविंग ए वेव फॉर्म शोन इन फ्लोइंग फिगर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। कहने का मतलब करंट फ्लो है, मतलब ये वेव फॉर्म वाला करंट फ्लो है 10 ओम रेजिस्टेंस में से। तो आपको बोला एवरेज पावर निकालो। तो बच्चों एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, एवरेज पूछा है तो वी एवरेज आई एवरेज लोगे, या आई एवरेज का स्क्वायर इंटू आर लोगे, या वी एवरेज का स्क्वायर इंटू आर लोगे। अब बात ये है सर कि जो ग्राफ दिया है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यही लगाएंगे भाई, क्योंकि ग्राफ ही हमें किसका दे रखा है, करंट का दे रखा है। मैं जरूरी थोड़ी ना वोल्टेज निकालूंगा, समझ रहे हो। अब बच्चों ये कैसी वेवफॉर्म है सर, ट्राइंगुलर है। तो ट्राइंगुलर का एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, Im/2 बताया था। तो आ गया कितना बच्चों, 5 एम्पियर। कुछ नहीं करना, अब ये 5 एम्पियर आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। आई एवरेज कितना आएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर इंटू आर, और आंसर आ जाएगा 25 इंटू 10, 250 वॉट। लेकिन हमारा क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है जो ऑप्शन दिए हैं। तो आपको पता है कि 1000/4 कितना आएगा, 250 वोट आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन बच्चों इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 1994 और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2009 में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। आपको करंट वेव फॉर्म दे रखी है इन ए प्योर रजिस्टर ऑफ 10 ओम, कि 10 ओम के रजिस्टर में ये इनपुट है, ठीक है। पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से सुने, पीछे वाले क्वेश्चन में आपने एवरेज निकाला क्योंकि उसने एवरेज पूछा था। अब बात यह आती है कि सर इसके अंदर क्या निकालें। तो एक चीज ध्यान रखना, जब एवरेज बोला है तो एवरेज निकाल के आओगे, वहां पे आई एवरेज का स्क्वायर इंटू आर रखोगे, कोई एतराज नहीं है। लेकिन बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता और आपसे बोले कि डिसिपेटेड पावर निकालो एसी के अंदर, तो हमेशा याद रखना आरएमएस के अंदर ही पावर निकलती है, ठीक है। किसके अंदर पावर निकलती है, आरएमएस के अंदर। तो पावर हमेशा आरएमएस में ही निकालोगे बच्चों। ओके, तो डिसिपेटेड पावर आपको निकालना है, और आरएमएस में क्यों निकालना है, क्योंकि हमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है। जब कुछ भी नहीं दिया हो तो आप IRMS स्क्वायर इंटू आर लगा दोगे, अगर एसी सिग्नल दिया हुआ है तो, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है, डीसी तो है नहीं, एसी है। अब डीसी में तो आपको पता है कांस्टेंट रहता ही है। तो पावर इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू आर। अब आपको पता है ट्राइंगुलर वेवफॉर्म के लिए फुल वेवफॉर्म है बच्चों, हाफ भी नहीं है। तो फुल वेवफॉर्म के लिए IRMS कितना होगा, Im/√3। तो आपको पता है Im का वैल्यू कितना है बच्चों, Im का वैल्यू हमें मैक्सिमम दे रखा है 9 एम्पियर। अब आपको इसके झंझट से कोई लेना देना नहीं है, तो चार्ट याद करो बच्चों, उससे क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आएगा। IRMS निकाल लिया बच्चों, IRMS को आप यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद आप जब इसका स्क्वायर करोगे उसके बाद सॉल्व कर ही लोगे, मुझे आपकी कैलकुलेशन पे कोई शक नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 270 वॉट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जरा आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। मैंने थोड़ा हटा दिया। ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, तो इस एग्जाम को मैं करने का तरीका, इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। सर ये गेट का क्वेश्चन क्यों लिया है बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार स्टेट एग्जाम में भी आया हुआ है, इसलिए लिया है, ठीक है। देखो इस वेव फॉर्म को जरा गौर से देखो पहले।
पहले तो मैंने क्या किया बच्चों कि इस वेव फॉर्म को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि ये दो वेव फॉर्म का मिक्सचर है। एक तो ट्राइंगुलर वेव फॉर्म का है और एक स्क्वायर वेव फॉर्म का है। और एक चीज नोटिस करो, दोनों ही हाफ है। हाफ है कि नहीं है? हाँ सर, हाफ है। तो एक बात बताओ, ट्राइंगुलर हाफ वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आइए भाई पहले क्वेश्चन देखो कि कोई 10 ओम 2 ओम का रजिस्टर है, उसमें ये इनपुट दिया गया है, आपको डिसिपेटेड पावर निकालनी है। तो अब यहाँ पे भी एवरेज नहीं लिखा तो आरएमएस ही निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से कराता हूं। देखो, आपको पता है कि सर ये ट्राइंगुलर पूरा नहीं है, ये बीच में स्किप मार रहा है। इसका मतलब ये दो वेव फॉर्म इसमें मिक्स है। मिक्स है कि नहीं है? हाँ सर, मिक्स है। अगर ये मिक्स है तो फिर दिक्कत क्या है? दोनों को अप्लाई करो बच्चों। हाफ ट्राइंगुलर वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू Im/√6 और स्क्वायर वेव फॉर्म, अब एक चीज ध्यान रखना, नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा। क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। ठीक है, तो ये दोनों की आरएमएस निकाल दी। अब इन दोनों का ओवरऑल आरएमएस निकालने के लिए बच्चों ये तरीका है, जब दो वेव फॉर्म मिक्स दे दे, आप नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, कई बार पेपर क्या होता है, थोड़ा सा टफ बनाएगा तो दे देगा। 1 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इक्वेशन 2 का स्क्वायर अंडर रूट लेना। भाई आरएमएस निकालोगे तो अंडर रूट लेना ही है। ठीक है, तो Im/√6 का स्क्वायर, Im/√2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लोगे, IRMS आपके पास निकल के आएगा Im√2/3 एम्पियर। और Im आपको गिवन है बच्चों, कितना है? Im ये रहा, मैक्सिमम 10 एम्पियर है बच्चों। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आरएमएस निकल गई, तो हमें आरएमएस ही निकालनी है। जब तक एवरेज दे नहीं तो आप वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पे। वैल्यू रखने के बाद आपके पास आएगा 400/3 वॉट। ओके, तो ये एक चीज आप याद रखो बच्चों, जब भी दो वेव फॉर्म मिक्स दे दे तो दोनों का अलग अलग वेव फॉर्म बना लो। अगर आरएमएस ही पूछेगा, पूरी उम्मीद है आरएमएस नहीं पूछे तो एरिया निकाल लेना। ठीक है, तो दोनों का आप ये एरिया निकालने में जरूरी नहीं है, बाकी मैंने इनका एवरेज फॉर्मूला भी बताया हुआ है। बस आपको ये ध्यान रखना है, नीचे की तरफ हो तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होगा तो आपका माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है ओवरऑल आरएमएस निकालने के लिए। ओके बच्चों, ठीक है, फिर कुछ नहीं करना, IRMS² जब तक कुछ दे नहीं तब तक आप क्या करोगे? IRMS वाला फॉर्मूला लगाओगे, VRMS IRMS पावर निकालोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने स्टार्ट हो रहा है बच्चों सेकंड पार्ट, KCL एंड KVL। तो किरचॉफ लॉ के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा शुरू हो गया है, बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया है और उसको अच्छे से रिवाइज कर लो बच्चों। ठीक है, किरचॉफ लॉ की अगर बात करें बच्चों तो किरचॉफ लॉ दो होते हैं, आपको पता है, एक KCL होता है और एक क्या होता है? KVL। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है बच्चों, ये ध्यान रखना, फर्स्ट लॉ यही रहता है KCL, ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ ले कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कौन सा है, तो KCL। और किरचॉफ का सेकंड लॉ है बच्चों KVL। पूरा नाम आपको पता ही होगा, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। तो आपको देखो याद करने का मतलब तरीका बताता हूं मैं, ये कभी भूलोगे नहीं। कई बार पूछते हैं और ज्यादातर ये वाला पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ विल वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो आंसर आएगा KVL विल फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। BSNL में आया हुआ है, SSC में आया हुआ है, DMRC में आया हुआ है, तो कुल मिला के बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। देखो आप एक याद रख लो, दूसरा एनर्जी टिक कर देना। आपको पता है बच्चों I बराबर क्या होता है? सर I बराबर होता है Q/T। क्या होता है? Q/T। तो Q में क्या आ रहा है बच्चों? चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है, इसका मतलब KCL जो लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन का लॉ भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, पूरा नाम क्या है? किरचॉफ करंट लॉ। देखो KCL जानने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट जान लो, और ये भी क्वेश्चन बच्चों आप देखोगे SSC में आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में, ये छोटी छोटी चीजें भी SSC में
पूछी हुई हैं, ठीक है। जहां पे बच्चों दो या दो से ज्यादा ब्रांच आके कनेक्टेड होती है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1 एम्पियर की ब्रांच है, 2 एम्पियर की ब्रांच है, 3 एम्पियर की ब्रांच है, 5 एम्पियर की, 4 एम्पियर की। ये सारी ब्रांच आपस में आके जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम क्या कह देते हैं, नोड। तो नोड क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांच आके मिल जाती है उस वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखो किरचॉफ लॉ ये है बच्चों कि टोटल सम ऑफ करंट इन ए गिवन सर्किट इज जीरो। तो ये बात बता रहा है कि बच्चों कि अगर हम किसी सर्किट में सभी करंट को आपस में ऐड करें तो उसका सम जीरो आता है। जैसे ये मैंने ले रखा है बच्चों, यहाँ पे एंटरिंग जो करंट है I1 भी एंटर हो रहा है, I2 भी एंटर हो रहा है, I3 भी नोड में एंटर हो रहा है, I4 भी नोड में एंटर हो रहा है। तो बच्चों आज तक कभी आपने सुना है कि जितना इनपुट दिया है उससे ज्यादा आउटपुट मिल गया हो? नहीं सर, जितना इनपुट दिया है उससे थोड़ा बहुत कम मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो इनपुट मिल रहा हो, आउटपुट मिल रहा हो। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नोड में एंटरिंग जो करंट होता है वो आउट गोइंग ब्रांच के करंट के बराबर होगा। सही बात है भाई, जितना करंट आया बाहर उतना ही तो जाएगा। इसका मतलब आप यूं लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर होगा किसके बच्चों, I5 के। अब आप इनको आपस में ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपके पास करंट कितना आएगा, जीरो। और यही KCL का नियम है कि किसी भी सर्किट में करंट का जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो। या आप यूं कह सकते हो एंटरिंग current in the node will be equal to leaving current at the node। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी आया हुआ है ये पॉइंट, KCL एप्लीकेबल फॉर बोथ AC एंड DC। तो ये AC और DC दोनों सर्किट के लिए लगता है बच्चों KCL KVL। AC सर्किट का मतलब है जहां हम इम्पीडेंस की बात करेंगे, वेवफॉर्म की बात करेंगे। DC का मतलब है जहां पे हम कांस्टेंट फिनोमेना की बात करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता DC में। KCL एक नोडल एनालिसिस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पहले मैं थ्योरी के पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना। टोटल नंबर ऑफ KCL इक्वेशन। देखो बच्चों कई बार एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं n-1 कि कोई भी सर्किट है उसमें टोटल नंबर ऑफ KCL इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा होगा, तो n-1। n क्या है बच्चों, टोटल नोड, कि सर्किट में जितने नोड है उसमें से एक माइनस कर दो, आपके पास क्या निकल के आएगी, टोटल नंबर ऑफ KCL इक्वेशन, ठीक है। KCL इज एप्लीकेबल, SSC 2017 में पूछा हुआ पॉइंट है, KVL इज एप्लीकेबल ओनली टू द जंक्शन इन ए नेटवर्क। सही बात है भाई, जहां जंक्शन होगा, जहां पे नोड होगा उसी के लिए आपका क्या लगेगा, KCL लगेगा। क्योंकि आप लूप लगाओगे, लूप लगाने के लिए सॉरी आप नोड लगाओगे, क्योंकि ये नोडल एनालिसिस है तो नोड लगाने के लिए नोड बनना जरूरी है, जंक्शन बनना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया था बच्चों DMRC 2017 के अंदर, आपसे पूछा था ये वाला करंट कि फाइंड आउट आई, ठीक है। देखो शुरुआत होती है इधर से। देखो बच्चों 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर करंट ये इस नोड में एंटर हो रहे हैं। एंटर होने के बाद ही तो बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो ये वाला करंट दिया नहीं, तो 2 और 3 और 1 कितना हो गया बच्चों, 6 एम्पियर करंट हो गया। समझ रहे हो बात को, ये 6 एम्पियर। अब जरा आगे देखो, ये 6 एम्पियर करंट आगे गया इस नोड में ये 5 एम्पियर इधर से आया और ये 3 एम्पियर बाहर निकल गया। इसका मतलब एंटर होने वाला करंट नोड में क्या है, 6 और 5 एम्पियर। इसका मतलब एंटर होने वाला करंट 11 है और यहाँ पे बाहर चला गया 3 एम्पियर, तो बचा हुआ करंट बच्चों इधर से जाएगा। तो 6 और 5 11 में से आप 3 माइनस कर दो, 11 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा सर, 8 एम्पियर, ठीक है। अब ये 8 एम्पियर करंट आ रहा है तो ये आगे बच्चों दो ब्रांच में बंट गया, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। तो अब आपको पता है कि इधर जाने वाला करंट तो मुझे बता ही रखा है 2 एम्पियर है। इसका मतलब बच्चों 8 में से 2 माइनस कर दो, 6 एम्पियर इधर से जाएगा, 8 - 2 विल बी
6 एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 एम्पियर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड आउट अफेक्टिव रेजिस्टेंस। अफेक्टिव का मतलब है बच्चों सोर्स वोल्टेज अपॉन में सोर्स ने जितना करंट डिलीवर किया है। ठीक है बच्चों, वो होता है अफेक्टिव रेजिस्टेंस। अफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स, कि जब आप वोल्टेज सोर्स से देखोगे तो आपको सर्किट का कितना रेजिस्टेंस दिखेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, खाली एसएससी 2017 में क्वेश्चन नहीं आया, ये आप डीएमआरसी में भी देख लोगे, बीएसएनएल में भी देख लोगे, स्टेट एग्जाम जितने भी हुए हैं उनमें भी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है और एक लाइन का क्वेश्चन है ये। देखो जरा इधर, तो आपको वोल्टेज सोर्स से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है। देखो एक बात तो बच्चों, यहाँ करंट दे रखा है I/4, ठीक है। यहाँ करंट कितना जाएगा? अगर मान लो यहाँ पे करंट आई है तो यहाँ करंट जाएगा बच्चों, क्योंकि I करंट आया, I/4 करंट इधर निकल गया आपका। कितना निकल गया? I/4। इसका मतलब बचा कितना? I माइनस I/4, I माइनस I/4। इसका मतलब ये करंट हमें मिल गया 4 ओम के ब्रांच में। सर निकाला क्यों? देखो एक तरीका, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट कितना है बच्चों? I माइनस I/4। अब एक बात तो बच्चों, ये जो टर्मिनल है ये इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में है क्या? हाँ सर पैरेलल में है। पैरेलल में है तो बच्चों अगर मैं वोल्टेज की टर्म में यहां पर करंट निकालूं तो क्या आएगा? सर V/4 आएगा। I बराबर क्या आएगा? V/4। तो एक बात आओ, पहले दी हुई कंडीशन से इस ब्रांच में करंट I माइनस I/4 जा रहा था, और जब आपने वोल्टेज जब पैरेलल में सेम है तो V/4 जा रहा है, तो करंट बच्चों ऐसा तो नहीं होगा ना कि अलग सोर्स के कारण अलग आएगा? नहीं। इसका मतलब ये दोनों करंट बराबर होंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमने रख दिया I माइनस I/4 बराबर V/4 रख दिया। आपके पास ये माइनस करने के बाद 3I/4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों। तो आपने V/I निकाल लिया। V/I क्योंकि R क्या होता है? V/I कितना आ गया? 3 ओम। इसका मतलब V/I ही क्या है? अफेक्टिव रेजिस्टेंस। कितना आ जाएगा बच्चों? 3 ओम आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं KVL की बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सीधा ही नाम से पता चल रहा है। देखो बच्चों, आप किसी सर्किट में जितनी सप्लाई दोगे वोल्टेज की, उस सर्किट में ड्रॉप भी उतना ही होगा। सही बात है भाई, जितना पावर देंगे ड्रॉप भी उतना ही होगा, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, है ना? कम हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब टोटल सप्लाई इन सर्किट विल बी इक्वल टू टोटल सर्किट वोल्टेज ड्रॉप, या आप यूं कह सकते हो टोटल सम ऑफ वोल्टेज इन सर्किट इज जीरो। जीरो ही होगी भाई, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो माइनस होके क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। जैसे ये मैंने एक ऐसी एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक सर्किट दिखा रखा है, आपने सप्लाई दी V। तो एक बात आओ, ये जो लोड लगा हुआ है क्या इनको V से ज्यादा सप्लाई मिलेगी क्या? नहीं सर। इसका मतलब इन दोनों को जो टोटल सप्लाई मिलेगी वो आपकी इस सप्लाई के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है बच्चों, या ड्रॉप कितना हो रहा है? IR1। इसका ड्रॉप कितना हो रहा है? IR2। इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो उतना ही होगा जितना आपने सप्लाई दी है। इसका मतलब V बराबर IR1 प्लस IR2। अब आप इसको करो, ऐड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब टोटल सम क्या रहेगा? जीरो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जिस तरह बच्चों आपका KCL नोडल एनालिसिस था, ये लूप एनालिसिस है या मैश एनालिसिस कह सकते हो, लूप लगता है बच्चों इसमें। ठीक है, जिस तरह आपने n-1 से क्या निकाला था? टोटल KVL इक्वेशन, सॉरी टोटल KCL इक्वेशन, उसी तरह बच्चों आपसे पूछेगा, और इंपॉर्टेंट भी है, मैंने लिखा भी है, 100% आएगा, किसी ना किसी के एग्जाम में ये चिपक जाएगा। ठीक है, टोटल KVL इक्वेशन निकालनी है किसी सर्किट की कि उसमें कितने KVL इक्वेशन लगेगी, कहने का मतलब कितने लूप लगेंगे, आप ये कह सकते हो। तो फॉर्मूला पूछ लेता है एग्जाम में, 100% आएगा। B माइनस N+1
बी है बच्चों टोटल ब्रांच, एन है टोटल नोड, ठीक है, और एल आपको पता ही है, या तो लूप इक्वेशन कह दो या केवीएल इक्वेशन कह दो, समझ गए। तो एल बराबर बी माइनस एन प्लस 1। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, द नंबर ऑफ मैश करंट का मतलब है टोटल लूप पूछे हैं या टोटल केवीएल इक्वेशन पूछी है बच्चों आपसे कि कितनी केवीएल इक्वेशन बनेगी। एसएससी 2017 में आया था। देखो बच्चों एक चीज मैं बताऊं, एसएससी 2017 का जो पेपर बना है वो एक बुक से बना है। आप आज भी उस बुक के ऑप्शन मैच कर सकते हो, एबीसीडी मैच कर सकते हो, थोड़ा भी फर्क नहीं है, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। और वो एक उमेश पब्लिकेशन की बुक आती है, पर्पल कलर की बुक है, वो मेरे पास भी पड़ी हुई है। एसएससी 2017 का पेपर पूरे का पूरा ए टू जेड टेक्निकल क्वेश्चन लिखने देने को तैयार हूं, उमेश पब्लिकेशन से बनाया था एसएससी ने, ठीक है। एक ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, आप कोई भी पेपर उठा के क्वेश्चन मिला लेना। तो मैं एक दिन क्लास लेके आऊंगा बच्चों, उससे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे रहता है, ये पेपर कब बना था, कैसी बुक से बना था, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सर्किट दे रखा है, आपको बोला है कि मैश करंट रिक्वायर्ड, मतलब आपको लूप इक्वेशन बतानी है। 4 बनेगी, 3 बनेगी, 5 बनेगी, 6 बनेगी। देखो पहले तो बच्चों ब्रांच और नोड को पहचानने का तरीका देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब भी कोई सोर्स लगाओ और उसके साथ में कोई रेजिस्टेंस वगैरह लगाओ, तो एक चीज ध्यान रखना, वो एक ही ब्रांच काउंट होती है। सर एक ही ब्रांच काउंट होती है, हाँ। आप ऐसे नहीं है कि सर सोर्स अलग हो गया और वो अलग हो गया, वो एक ही ब्रांच काउंट होती है। लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस या कोई इंडक्टर ऐसे लगा है तो वो एक ब्रांच काउंट होती है। इसका मतलब सोर्स के साथ अगर सीरीज में कोई कनेक्ट है तो वो एक ही ब्रांच काउंट होती है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखें, ये आपकी पहली ब्रांच, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ये पहली ब्रांच, ये एक ही ब्रांच काउंट होगी। अब देखो बच्चों, ये नोड है, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच आके मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है। ये कोई ब्रांच नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही है, कहीं आप इसको नोड बना के बैठ जाओ, ये नोड नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इन दोनों टर्मिनल शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब ये एक ही पॉइंट है, इसका मतलब ये नोड एक ही बनेगा। क्या ये नोड बनेगा? हाँ ये बनेगा भाई, क्योंकि एक ब्रांच इधर से है, एक इधर से है, इसका मतलब एक नोड ये बनेगा। तो ये पहला नोड हो गया, ब्रांच पे मैं दोबारा आता हूं, ये दूसरा नोड हो गया। उसके बाद देखो बच्चों ये नोड बनेगा। अब देखो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, इनके बीच में कोई भी ब्रांच नहीं लगी हुई, क्या लगी हुई है क्या? नहीं। तो ये पूरा जो ब्रांच है बच्चों आपका, ये कहलाएगा नोड 3। उसके बाद में यहाँ तो नोड है नहीं, ये तार ऊपर से जा रहा है आपका, इसका मतलब एक नोड ये हो गया। तो टोटल नोड कितने हो गए सर्किट में? 4। टोटल नोड हो गए 4, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रांच की। तो मैंने अभी बताया बच्चों कि सोर्स को और इसको एक ही ब्रांच मानेंगे, ठीक है, एक ब्रांच होगी। ये आपकी दूसरी ब्रांच हो गई, क्योंकि ये नोड है। जो जो नोड है उसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। अब देखो इधर 2 ब्रांच हो गई, ब्रांच 3, ब्रांच 1, और ये भी ब्रांच है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट एक ही है, ये पॉइंट एक ही है, इसका मतलब ये भी नोड ही होगा, यहाँ पे यही सेम ही नोड यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दूसरी ब्रांच। उसके बाद में ये तीसरी, ये आपकी चौथी ब्रांच, क्योंकि ये इसमें और इस नोड के बीच में, क्योंकि ये पूरा नोड एक ही है, ठीक है। एक ये ब्रांच हो गई B7, एक ये ब्रांच हो गई B5, और एक आपकी ये ब्रांच हो गई, ठीक है। तो टोटल ब्रांच आपके पास आ गई 8। ब्रांच 8 आ गई, नोड 4 हो गए, इसको फॉर्मूले में रख दो, 8 - 4 + 1, तो कितने आ गए? L बराबर 5, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। फाइंड आउट लूप एनालिसिस।
सॉरी, एनालिसिस नहीं, लूप इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेंगे, लूप इक्वेशन। लूप इक्वेशन, ठीक है। सर्किट दिया हुआ है बच्चों, तो नीचे ही देख लो आप। ये देखो R1 जो है सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक ही ब्रांच माना जाएगा, ब्रांच 1। ये बच्चों नोड है आपका, सही है। और यहाँ देखो बच्चों पूरा शॉर्ट है, इसका मतलब ये एक ही नोड काउंट होगा, क्योंकि ये वाला नोड, ये सारे एक ही पॉइंट है। तो नोड हो गए दो, ब्रांच एक तो ये होगी, एक ये होगी, दो नोड के बीच में जो लगी होगी वो ब्रांच होगी, ठीक है। ये भी दो नोड के बीच में लगी हुई है, तो B3 ब्रांच हो गई 3। कुछ नहीं है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। लूप इक्वेशन कितनी बनेगी? दो, दो ही बनेगी बच्चों। लूप लगा लो, एक ये लग गया, क्योंकि लूप हमेशा बंद पाथ में ही लगता है, क्लोज पाथ के अंदर ही लगता है। दो लूप बनेंगे, ठीक है। आगे चलो। एसएससी 2017 एक नेटवर्क है, उसमें 4 नोड दिए हैं और 3 इंडिपेंडेंट लूप दिए हैं, मतलब एल दे रखा है बच्चों। एल कितना दिया है? 3। नोड दिए हैं 4। तो आपसे पूछे टोटल ब्रांच कितनी होगी इस नेटवर्क के अंदर? तो नेटवर्क के अंदर टोटल ब्रांच होगी B बराबर L प्लस N माइनस 1, क्योंकि L बराबर होता है B माइनस N प्लस 1। B निकालना है तो B बराबर L प्लस N माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो। B बराबर कितना आ जाएगा? 6 ब्रांच। ओके, कितने ब्रांच कनेक्ट होगी? 6। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय 24 वोल्ट सोर्स? कि 24 वोल्ट का एक सोर्स है, तो इसे पावर डिलीवर निकालने, सीधी सी बात है बच्चों। वोल्टेज तो पता ही है, और सोर्स से डिलीवर अगर करंट निकाल लिया जाए तो कुछ नहीं है, पावर आ गई V इंटू आई। तो पहले हमें I निकालना है, ये वाला क्या निकालना है? I। तो देखो ये I निकालने के लिए एक जरा क्वेश्चन पे गौर करो। ये डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है आपको 2IG। तो पहला टारगेट है ये IG निकालना, ताकि मैं ये करंट निकाल पाऊं कि कितना करंट है ये, है ना। क्योंकि ये जो 2IG है ये डिपेंड कर रहा है किस ब्रांच पे, इसीलिए इनको डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। 6 ओम की ब्रांच पे डिपेंड कर रहा है। तो IG कैसे निकलेगा सर? तो IG निकालने के लिए कौन सी बड़ी चीज है बच्चों? ये 24 वोल्ट दे रखा है। क्या ये 24 वोल्ट इस 6 ओम के पैरेलल में नहीं है? क्या पैरेलल में है? इसका मतलब यहाँ 24 वोल्ट है, तो यहाँ भी 24 वोल्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब एक बात आओ, अगर ये बच्चों यहाँ पे भी 24 वोल्ट है और R आपको दे रखा है, तो क्या IG निकाल लोगे क्या? हाँ सर निकाल लेंगे। तो IG बराबर क्या आएगा? V अपॉन 6 आएगा। कहने का मतलब 24/6। इसका मतलब आंसर कितना आएगा बच्चों? 4 एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों आपने क्या निकाल लिया? IG निकाल लिया। कितना आ गया बच्चों? IG 4 एम्पियर आ गया। IG अगर IG 4 एम्पियर है तो 2IG कितना होगा सर? 8 एम्पियर। अब एक बात तो, इस ब्रांच का करंट पता चल गया, इस ब्रांच का करंट पता चल गया। ये आपका 4 एम्पियर है, ये आपका 8 एम्पियर है। इसका मतलब बच्चों ये कितना होगा? 8 और 4 12 एम्पियर, क्योंकि जितना करंट जाएगा उतना ही तो एंटर करेगा आगे। इसका मतलब 12 एम्पियर। तो आपको करंट पता चल गया, पावर निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 288 वॉट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये जो डिपेंडेंट सोर्स आपको दिया हुआ है, वैसे तो कोई बड़ा तीर नहीं है, लेकिन बच्चे क्या डिपेंडेंट सोर्स आते ही थोड़ा सा डिमोर हो जाते हैं। कुछ नहीं करना होता, IG लिखा हो, VG लिखा हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिया होगा इसका हिंट, और वहां से इसका वैल्यू पुट करो, वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालने के बाद आप इसको पुट कर दो, और पुट करने के बाद कुछ नहीं है, सिंपल सा एक नॉर्मल सर्किट बन जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी तीर नहीं है। आंसर आया आपका 288 वोल्ट। आगे देखो नेक्स्ट। अगेन एसएससी 2017 क्वेश्चन है। ये मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, 1 मिनट का टाइम लो, जरा बताओ, 30 सेकंड का टाइम लो, आंसर दो मेरे को।
ए बी सी डी, क्या आंसर आएगा? आ गया? इसने बोला है कि इन द सर्किट शोन बिलो हाउ विल द वोल्टेज V1 एंड V2 चेंज व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड। उसने बोला है बच्चों ये स्विच बंद कर दें तो V1 और V2 पे क्या असर पड़ेगा। देखो बच्चों आपको छोटी सी बात बताता हूं, अगर आपने ये कनेक्ट कर दिया तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। पैरेलल बनेगा तो ओवरऑल आर कम होगा या ज्यादा होगा सर? आर कम हो जाएगा। अगर आर कम हो जाएगा तो बच्चों ड्रॉप बढ़ेगा कि घटेगा सर? ड्रॉप घटेगा, क्योंकि आर कम है तो ड्रॉप कम होगा। इसका मतलब V1 होगा कम। जहां जहां कम है वहां एक बार टिक कर दो, इसका मतलब ये दोनों यहां से कैंसिल कर दो। अब बात आती है V2 की, तो जरा एक बात बताओ बच्चों, V बराबर V1 प्लस V2 होता है, क्योंकि जितना आपने सप्लाई दिया, हाँ सर यही होता है। एक बात बताओ, जब तक ये स्विच नहीं लगा था, जब तक बच्चों ये स्विच ओपन था, तब तक तो आर का वैल्यू ज्यादा था तो ड्रॉप ज्यादा हो रहा था। इसका मतलब यहां कम हो रहा था। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब जैसे ही आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, ओवरऑल आपका क्या कम हो गया सर? आर कम हो गया। ओवरऑल आर कम हो गया तो V1 कम हो गया। तो एक बात बताओ भाई, V1 कम हुआ है, मान लो कि 10 वोल्ट की सप्लाई दी, ठीक है, V1 पहले 3 वोल्ट था, अब 2 वोल्ट हो गया, तो बाकी का 8 वोल्ट किसको मिलेगा बे? बाकी का 8 वोल्ट मिलेगा V2 को। इसका मतलब यहाँ ड्रॉप कम होगा तो वो ड्रॉप आपका यहाँ पे बढ़ेगा बच्चों। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, मध्य प्रदेश के एग्जाम में आया हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सोर्स के बारे में बताया था, कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन जिनको कंसेप्ट पता होता है वो तो एक झटके में कर लेते हैं, रफ वर्क भी नहीं करते। लेकिन जिन्होंने कंसेप्ट पढ़ा नहीं है वो कुछ अलग ही करके बैठ जाते हैं, अपनी दुनिया में खो जाते हैं। तो आपको एक सर्किट दिया है बच्चों, IS बराबर 3 एम्पियर, VS बराबर 10 वोल्ट, R बराबर 5 ओम, सारा कुछ तो दे दिया। उसने बोला है फाइंड आउट V का मतलब ये वाली वोल्टेज निकालनी है, एंड फाइंड आउट पावर। ठीक है भाई, पहले तो बच्चों एक बात बताओ, ये करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स क्या सीरीज में लगे हैं क्या? हाँ सर सीरीज में लगे हैं। तो बच्चों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सीरीज के अंदर हमेशा करंट सोर्स ही काउंट होता है। बताया था कि नहीं बताया था? याद नहीं है मुझे पता है, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, चलो अच्छी बात है। तो करंट सोर्स काउंट होता है, तो मैं अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो क्या मैं इस सर्किट को ऐसा लिख सकता हूं क्या? IS वोल्टेज सोर्स को हटा दूं मैं और ये लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना भाई, हो गया है। करंट जा रहा है 3 एम्पियर, आर दे रखा है 5 ओम, तो V बराबर क्या आएगा? ISR आ जाएगा, बस हो गया। VS बराबर ISR, 15 वोल्ट आ गया, तो इसका मतलब 15 वोल्ट वाला आंसर होगा। एक बार होल्ड कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं पावर की। किसकी बात कर रहे हैं? पावर की। तो पावर आपका क्या होगा बच्चों? आपने करंट तो दिया ही हुआ है, वोल्टेज पता चली गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 45 वॉट। तो याद रखना, मैंने नोट करके भी लिख दिया, हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको 7-8 क्वेश्चन बताए थे कि सोर्स जब ऐसे लगे हो तो कैसे करना है। ठीक है, तो इन सीरीज ओनली करंट सोर्स इज काउंट। सीरीज में हमेशा करंट सोर्स काउंट होगा, और पैरेलल में कौन काउंट होगा? वोल्टेज सोर्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट I, करंट निकालना है बच्चों ये वाला।
अब देखो इस क्वेश्चन में करंट निकालना है और ये आपका भी मध्य प्रदेश 2017 में आया। एक चीज का याद रखो बच्चों, आप बहुत से तरीके लगा सकते हो इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो कई जने यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर मैं इसको ना वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये गलती कभी नहीं करनी, ये कभी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि बच्चों जिस ब्रांच से हमें कुछ निकालना है, जिस ब्रांच से हमें कुछ निकालना है उस ब्रांच को कभी छेड़ना नहीं। छेड़ोगे आपका आंसर आएगा, वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन गलत होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इसका सोर्स कन्वर्जन मत करना। ये वाली जो चीज है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। कौन सा होगा वो मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करता चल रहा हूं साथ के साथ, जो आप गलती ना करें कभी। जिस ब्रांच में से कुछ निकालना होता है उसे कभी छेड़ने का नहीं, ठीक है बच्चों, कभी नहीं छेड़ना। आगे देखो नेक्स्ट करेंगे कैसे। तो मैंने पहला इसमें मेथड लगाया बच्चों नोडल। अब नोडल समझो बच्चों। देखो बच्चों ये एक जो नोड है इसको हम क्या मानते हैं, रेफरेंस नोड है। तो सही, नोड तो दो ही बन रहे हैं। और रेफरेंस नोड जो होता है बच्चों, रेफरेंस का मतलब होता है अर्थिंग वोल्टेज। और अगर बच्चों आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है। तो ये रेफरेंस है और रेफरेंस नोड का वोल्टेज जीरो है, तो लेने का मतलब नहीं। अब देखो बच्चों आप यहाँ पे खड़े हो, ये नोड ले लिया आपने। अब नोड से चलना शुरू करो। अब नोड से आपके पास जाने के रास्ते किधर किधर हैं, तीन रास्ते हैं। इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो और इधर जा सकते हो, तीन रास्ते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देख, जब बच्चों आप इधर निकले तो लूप ही तो एक हिसाब से क्या निकाल रहे हो, करंट ही तो निकाल रहे हो, करंट ही तो निकाल रहे हो ना। आई बराबर वी बटा आर ही तो निकाल रहे हो। हाँ, तो इधर चलोगे तो बच्चों ध्यान रखना, जहां से चल रहे हो प्रायोरिटी उसको देनी है वी को। अब वी से आप गए इधर, प्लस से माइनस में गए, प्लस से माइनस में गए क्या, हाँ सर माइनस में गए। तो कम होगा कि ज्यादा होगा, सर कम होगा। और अगर आप माइनस से प्लस जाते तो क्या होता, बढ़ता। इसका मतलब क्या है बच्चों, आपके पास तीन रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस रास्ते की, तो इस रास्ते का रिजल्ट आएगा v बटा r। और v कितना आएगा बच्चों, v माइनस 24 अपॉन 4। सर माइनस क्यों लिया है, मैंने बताया ना, प्लस से माइनस गए, ठीक है। अब देखो बच्चों आप इधर जा सकते हो, लेकिन वास्तव में करंट किधर आ रहा है, आपके अपोजिट आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करंट अपोजिट आ रहा है। करंट ही तो निकाल रहे हो, v बटा आर से क्या निकलता है, करंट। करंट दिया हुआ है, इसका मतलब आप क्या जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो, तो माइनस का 2, ठीक है। फिर इस ब्रांच में आओ, इस ब्रांच में करंट जिधर आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां करंट निकालोगे v बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, v का वैल्यू आ जाएगा 16 वोल्ट। फिर आपको बोला है i निकालो, तो i निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, v अपॉन आर। क्योंकि जो वोल्टेज बच्चों यहाँ पे होगी वही वोल्टेज यहाँ पे होगी, क्योंकि पैरेलल के अंदर है ना, दोनों ब्रांच पैरेलल में है। तो बच्चों सीधी सी बात है, जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज यहाँ पे होगी। कितना आ जाएगा, 16/4, कहने का मतलब 4 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो दूसरा मेथड है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बताया था इसको नहीं छेड़ना, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं कर सकते। आप इसको छेड़ लो ना, इधर वाले को, इसको छेड़ लो। ओके, तो आप इसको
सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। और इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये वोल्टेज सोर्स दिया, इसका करंट सोर्स मैंने कर दिया बच्चों। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। आर तो आपका, क्योंकि करंट सोर्स में आर तो पैरेलल में आएगा बच्चों, तो 4 ओम ही रहेगा। और आई निकालना है तो आई बराबर एक बार फिर बता देता हूं, वी बटा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी बटा आर। तो आप निकाल लो कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर, 24/4 6 एम्पियर। फिर इस सर्किट को बच्चों मैं ऐसे भी बना सकता हूं, 6 एम्पियर 2 एम्पियर। अब ये बच्चों इधर भी 6 एम्पियर आ रहा है, इधर 2 एम्पियर आ रहा है, तो ये नोड हो गया। तो आउट गोइंग करंट कितना आएगा, 6 + 2, इधर 8 एम्पियर आ रहा है। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, दोनों ब्रांच 4 ओम की है कि नहीं? 4 ओम की है तो आधा करंट इसमें जाएगा और आधा करंट इसमें जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा, 4 एम्पियर। और अगर फिर भी नहीं होता है तो करंट डिवीजन लगा दो, क्योंकि 4 ओम है, बराबर ब्रांच है ना, बराबर है तो आधा आधा जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, 4 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ईपीडीसीएल 2014 में आपको बोला है फाइंड आउट आई निकालना है बच्चों। करंट आई कहाँ गया, अच्छा ये वाला निकालना है आई। तो बच्चों वही बात है, आई तभी निकलेगा। आप एक बात बताओ, आप ना पहले सर्किट को देख लिया करो, अंधों की तरह ना, ऐसे अंधों की दौड़ में मत कूद जाया करो कि वो कर रहा है हाय 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 हाय। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लिया करो। क्वेश्चन अगर देख के करोगे तो बड़ा ही एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, आप एक बात बताओ, अगर बच्चों आपको इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाए और रेजिस्टेंस दिया है तो करंट निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल लेंगे, आई बराबर वी बटा आर। तो कुछ नहीं करना है, आप नोडल लगा दो, ये नोड हो जाएगा बच्चों। क्या ये नोड होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये तो रेफरेंस नोड है, ये तो 0 वोल्ट रहेगा बच्चों, लो चाहे ना लो कोई मतलब है नहीं इसका। ये नोड होगा? क्या नहीं होगा? मैंने बोला था कि सोर्स के साथ अगर कोई ब्रांच कनेक्टेड है तो वो नोड नहीं लेते, इसका मतलब एक नोड ले लिया मैंने वी। अब कुछ नहीं करना, आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो और इधर जा सकते हो। जब आप इधर की तरफ निकलोगे तो आप सोर्स के अंदर जब घुसोगे तो प्लस से माइनस घुसोगे, तो जैसे प्लस से माइनस आप एंट्री लोगे तो v - 10/2 प्लस v -0, मैंने 0 लिखा नहीं है क्योंकि रेफरेंस नोड का वोल्टेज 0 होता है, तो v - 0 लिख सकते हो आप, मैंने सीधा ही लिख दिया v/5। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, जब इधर निकलोगे तो बच्चों आप इधर जा रहे हो और करंट किधर है, ऊपर की तरफ है, तो क्या लोगे, -5। तो सॉल्व कर लो मेरे भाई, v निकाल लो। v आपके पास कितना आ गया, v आपके पास आ गया 100/7। कितना आ गया बच्चों, 100/7। तो i निकालना है, i बराबर क्या होगा, i बराबर क्या होगा, v बटा r। तो v बटा r रख दो बच्चों, कितना आ गया, 20/7। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सर्किट दे रखा है, द डिपेंडेंट सोर्स। अच्छा, इसने बोला है इन द सर्किट द डिपेंडेंट सोर्स। अब ऑप्शन पे आओ, आगे की जो लाइन है, डिलीवर 24 वोट, डिलीवर 48 वोट, एब्जॉर्ब 48 वोट, एब्जॉर्ब 24 वोट। ये डिलीवर और एब्जॉर्ब बाद में देखते हैं, पहले अपने वोट निकालते हैं। मतलब ये है बच्चों कि ये जो सोर्स है ना, इससे हमें निकालना है। ठीक है, अब यहां देखो बच्चों, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये कैसा है सर, वोल्टेज सोर्स है। लेकिन ये तीर से जो बाहर आपको दिखा रखा है बच्चों, ये क्या दिखा रखा है सर, करंट दिखा रखा है, क्योंकि तीर से क्या दिखाते हैं, करंट। ओके, वैसे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ की है, इनको करंट दिखाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तीर दिखा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे कईयों को समझने में दिक्कत होती। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी बच्चों, सबसे पहले तो ना इसको सॉल्व करो। ये लिखा हुआ है V1 बाई 5 एम्पियर है, तो आपको पता होगा ये करंट है, लेकिन सोर्स क्या है सर? वोल्टेज है। तो मैंने डिपेंडेंट सोर्स बताया था, ये क्या है? वोल्टेज सोर्स करंट डिपेंडेंट। समझ गए हो कहानी? ये है, क्योंकि यहाँ एम्पियर लिखा है। तो पहले V1 को सॉल्व करो। सर V1 तो दिया ही हुआ है, अल्लाह कुछ है भी नहीं, V1 पहले ही दे दिया, हमें निकालना भी नहीं है। तो आप V1 का वैल्यू पुट कर दो बच्चों 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट पुट कर दिया तो 20/5 आ गया, तो I आपको मिल गया। अब आपको बोला है कि कितनी पावर डिलीवर करेगा सोर्स। तो एक बात था बच्चों, करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब प्लस से बाहर निकल रहा है ना। करंट अगर एंटर हो रहा होता तो एब्जॉर्ब करता, इसका मतलब करंट का जो डायरेक्शन दे रखा है वो ये दे रखा है आपको। इसका मतलब इतना क्लियर है कि डिलीवर करेगा। अगर बच्चों आपको देखो, डिलीवर और एब्जॉर्ब का क्या कंसेप्ट होता है। अगर प्लस से माइनस एक सोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है? सोर्स। अगर प्लस से जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो वो डिलीवर कर रहा है। और अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहां इतना क्लियर है कि डिलीवर आएगा। अब बच्चों देखो इधर कितनी पावर डिलीवर करेगा सर। पहले यहाँ पे वोल्टेज तो निकाल लें अपने, क्योंकि ये तो अपने पास बच्चों करंट आया है। ये 20/5 क्या आया? करंट आया। वोल्टेज निकलेगी तभी तो हम क्या निकालेंगे? V इंटू आई निकालेंगे। इसका मतलब वोल्टेज निकालने के लिए देखो इधर, ये क्या है? नोडल है, नोडल लगा दे, नोडल लग जाएगा V। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज यहाँ होगी। करेक्ट है, पैरेलल में है, सेम वोल्टेज होगी। तो नोडल लगाओ। नोडल लगाएंगे तो आप इधर निकलो, पहले इधर निकलोगे वही V माइनस 20/1। फिर आप इधर की तरफ निकलो V/1। फिर आप इधर की तरफ निकलो। इधर की तरफ निकलोगे तो आपको करंट दिया हुआ है, करंट ही तो निकलता है। V/R क्या होता है? करंट ही तो होता है। यहाँ करंट दे रखा है 20/5, और माइनस का आएगा क्योंकि करंट ऊपर है और आप अपोजिट जा रहे हो, तो 20/5। तो यहाँ से सॉल्व कर लो। V कितना आ गया बच्चों? 12। V कितना आ गया? 12। तो अब हमारे पास सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज भी है बच्चों, करंट भी है। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। तो P बराबर VI रख दो। रखोगे 48 वॉट। इसका मतलब 48 वॉट डिलीवर कर रहा है आपका डिपेंडेंट सोर्स डायमंड। ओके बच्चों, तो ये थी बच्चों आज की क्लास, और बाकी अपने करेंगे डिस्कस कल क्वेश्चन होंगे, और आपकी नेटवर्क थ्योरम हो सकता है स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी क्वेश्चन करने हैं हमें, और भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझे चीज को, बार बार देखें चीज को, 2 बार देखो। ठीक है, 2 बार देखो, उसके बाद में अपने कंसेप्ट क्लियर करो जो पहली बार पढ़ रहा है, और जो ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है वो रिवाइज करे, प्रैक्टिस करे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और रही बात, अभी तो देखो आपका सेकंड टॉपिक चल रहा है, और 106 क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए। और ये बच्चों जितने भी 106 क्वेश्चन है उनमें से 10 एक को छोड़ दो, बाकी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, बस करते रहो आप। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो। ओके, और इन बिटवीन बीच बीच में मैं भी आपको मोटिवेट करता रहूंगा, बुक्स भी बताता रहूंगा। ठीक है, तो अपने बस पढ़ाई मन लगा के करें, एकदम अच्छे से करें। ठीक है, और सिंसियर करें, और ऐसे नहीं है कि पूरा दिन किताबें लेके बैठे हो। पूरा दिन किताबें लेके भी ना बैठे रहो। ठीक है ना, एकदम एक्टिव स्टडी करें 6 या 7 घंटे की। ओके, थैंक यू।